चलिए तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। अगर मैं इस टेबल पे इसको रखता हूं, ठीक, और ये अभी स्लाइड नहीं कर रहा है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं इसको धीरे 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 ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे इंक्लाइन करूं तो ये किसी ना किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। देखिए यहां से ये भी स्लाइड नहीं कर रहा है, अभी स्लाइड नहीं कर रहा है, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, और अब स्लाइड करने लगा है। तो जो ये एंगल है, जिस एंगल पर इसने स्लाइड करना स्टार्ट किया, ये एंगल एक स्पेशल एंगल होता है और इस एंगल का एक नाम भी है। इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। तो आज हम लोग पहले एंगल ऑफ रिपोज के ही बारे में बात करने वाले हैं। तो समझिए, मान लेते हैं कि ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन था और इसका एंगल थीटा होने पर, ये पहले हॉरिजॉन्टल था, हमने इसको धीरे धीरे ऊपर किया और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल होने पर ये जो ब्लॉक इसके ऊपर रखा था, ये ब्लॉक स्टार्ट कर देता है स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स। अगर ये ब्लॉक डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्लेन के पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू प्लेन जितना फोर्स डाउनवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स फोर्स इज इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स, या ऐसा कह सकते हैं डाउनवर्ड फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स। स्लाइटली ग्रेटर देन, थोड़ा ही ज्यादा है। मान लो नीचे की तरफ फोर्स, ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स था, बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स मान लेते हैं कि 1 है, तो डाउनवर्ड फोर्स 1.0001 होगा, तो भी ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लग जाएगी। तो इस चीज को हम ग्रेटर देन ना कह करके हम लोग इक्वल टू मान सकते हैं, ठीक है ना, नियरली इक्वल टू दिस। तो मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का मास था m, तो इसका एक एफबीडी ड्रॉ करेंगे। ये फोर्स हो जाएगा m इंटू जी, एम जी। ये हो जाएगा यहां पे इधर एम जी कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है, और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। इसके अगेंस्ट आएगा नॉर्मल और इसके अगेंस्ट आएगा पैरेलल, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन इज बेसिकली म्यू इंटू एन। और यहां पर अगर हम n की वैल्यू देखें तो n है mg cos थीटा। ठीक, मैं एक और रिपीट कर देता हूं कि भाई यहां जो ब्लॉक था इसका वेट था mg। mg हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करता है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। अब mg का यहां पे जो कंपोनेंट आएगा mg का, वो होगा mg cos थीटा, और डाउनवर्ड्स आएगा mg sin थीटा। mg cos थीटा का नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर, नॉर्मल टू द सरफेस, और mg sin थीटा का अगेंस्ट द मोशन, अपोजिट टू द मोशन, ठीक है ना। तो यहां पर थीटा बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज है। हमने ये माना है कि इस एंगल पे ऑब्जेक्ट जो है हमारी, वो नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, और फ्रिक्शन एफ आर इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन होता है, तो म्यू एम जी कॉस थीटा। अब इक्विलिब्रियम, जब मैंने कहा इक्विलिब्रियम कंडीशन तो है नहीं, मोशन है, तो हम कह सकते हैं कि जो mg sin थीटा है वो नियरली अबाउट, मतलब नियरली इक्वल है इसके। तो mg sin थीटा इज इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। देखिए mg से mg कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। कहने का मतलब क्या है कि tan थीटा जो है वो म्यू के बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। ये है एंगल ऑफ रिपोज। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी जो इंक्लाइंड प्लेन होगा उसका एंगल कितना रखना है।
देखिए ये कहाँ काम आता है, ये बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पहाड़ की हम लोग इमेजिन करें, तो पहाड़ के चारों तरफ सड़कें बनती है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐसे सड़क बना देते हैं, ऐसे घुमा घुमा के ऊपर तक लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा सड़क अगर इंक्लाइंड है तो ट्रक मान लो ऐसे खड़ा है तो ट्रक स्लाइड करने लग सकता है नीचे की तरफ। मान लो आपने टायर में ब्रेक भी लगा दिया तो रोल नहीं करेगा, तो स्लाइड करके नीचे आ सकता है, तो वो नुकसान कर सकता है, हमें बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से काफी सारी जगहें होती है जहां पे हमें इंक्लिनेशन जो होता है उसको वैसा एडजस्ट करना पड़ता है कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड ना करे, तो वहां पर ये काम आता है एंगल ऑफ रिपोज। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास है m, मास है m या वेट बोल देते हैं mg, वेट है mg। अब क्वेश्चन ये है कि इस ब्लॉक को स्लाइड करके हमें आगे लेके जाना है इधर। यहाँ पे कोफिशिएंट फ्रिक्शन है म्यू, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा है, स्मूथ सरफेस नहीं है। इसको पुल करना आसान है या पुश करना आसान है? आप कहोगे ये क्या, पुल करना पुश करना क्या फर्क पड़ता है, पुल करो कि पुश करो? फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद क्या कंफर्म है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम फोर्स को किसी एंगल पे अप्लाई करेंगे ना, जैसे मैंने ऐसे किया, इसे कहेंगे पुल, ठीक। और अगर मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूं तो इसे कहेंगे पुश, ठीक। जैसे मान लो कि हमारे पास एक बैग है, हम बैग को उठा नहीं सकते तो हम यहां से पकड़ के इसको खींचते हैं, तो आप इसको ऐसे खींच भी सकते हो, या हो सकता है आप इसकी इस ट्रॉली को पकड़ के ऐसे धक्का भी दे सकते हो। तो आसान क्या रहता है, पुल करना किसी चीज को या पुश करना किसी चीज को आसान होता है, उसका आज हम लोग पूरा सच जानेंगे। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या करना आसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पुल की। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं F, मान लो हमने एंगल लिया थीटा, ये एंगल ऑफ रिपोज नहीं है, इट इज जस्ट एन एंगल थीटा जिस पर हमने फोर्स F को अप्लाई किया है। अब मैं बात कर रहा हूं कि इस पर फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो नीचे है mg, ऊपर है n, और इधर आएगा F cos थीटा, और ऊपर आ जाएगा F sin थीटा, ये इसी का कंपोनेंट F sin थीटा, ठीक। तो ये चार फोर्सेस आ गए। मान लो ऑब्जेक्ट इधर जाएगी क्योंकि फोर्स इधर लगाया है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा पीछे की तरफ, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो अब हम लोग इनके सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सबसे पहले हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखें तो F cos थीटा है, F cos थीटा, और एक है यहाँ पे F फ्रिक्शन, F R कह देता हूं, यानी कि म्यू इंटू एन। तो F cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, एन क्या है, एन निकालना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ी देर होल्ड करते हैं, हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गए, तो वर्टिकल फोर्सेस को बात करते हैं। वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक तो है N प्लस F साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। तो N की वैल्यू क्या आ गई, N आ गया mg माइनस F साइन थीटा। हम इस N की वैल्यू को यहां रख देते हैं, है ना। इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको 2 कह दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 की बात करें तो हमारे पास n की वैल्यू रखने पर F cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू mg माइनस F साइन थीटा। तो देखिए इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे F cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू mg, म्यू mg, म्यू mg, और माइनस म्यू F साइन थीटा, ठीक है ना। इसको उधर ले जाते हैं
तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। हम लोग यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, एफ कॉमन ले सकते हैं, हमें एफ ही तो कैलकुलेट करना है, तो लिखेंगे कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, सब हो जाएगा। एफ आ जाएगा हमारे पास म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू म्यू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, म्यू को मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अल्फा क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन एंगल, ठीक है ना। ये फ्रिक्शन एंगल के बराबर ही तो म्यू होता है, एफ अपॉन एन, हमने कल कैलकुलेट किया था, मतलब कल मतलब लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था। तो म्यू एम जी अपॉन, अच्छा इसको हम म्यू को तो वैल्यू रखने वाले हैं, टेन थीटा कह दो या टेन अल्फा कह दो, मैं इसको टेन लेमडा कह देता हूं, टेन लेमडा एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस टेन लेमडा साइन थीटा। क्या हम ऐसे कह सकते हैं, जी हाँ। तो ये आ जाएगा एफ अपॉन टेन लेमडा होता है, थोड़ा सा नीचे करके लिखना पड़ेगा, एफ इज इक्वल टू टेन लेमडा होता है साइन लेमडा अपॉन कॉस लेमडा मल्टीप्लाई बाय एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन लेमडा अपॉन कॉस लेमडा साइन थीटा, ठीक। ये कॉस लेमडा एलसीएम आ जाएगा नीचे, तो क्या बचेगा एफ, ये आ जाएगा साइन लेमडा एम जी अपॉन कॉस लेमडा, ये तो आ गया ऊपर का, ये सब आ गया है ना, और नीचे क्या आएगा कॉस लेमडा, अगेन एलसीएम आ गया, तो यहां क्या बचेगा कॉस लेमडा कॉस थीटा माइनस साइन लेमडा साइन थीटा, ऐसे, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, हम इसको कॉस लेमडा को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास एफ इज इक्वल्स टू साइन लेमडा एम जी अपॉन साइन लेमडा एम जी अपॉन, इसको कह सकते हैं कॉस लेमडा प्लस थीटा, साइन कॉस लेमडा प्लस थीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी। अब अगर मान लेते हैं, ये तो हमारे पास आ गया है पुल का, जब हम यहां पे ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं तो ये फोर्स लगेगा, ठीक। अब मैं पुश वाला समझाता हूं आपको। पुश वाला समझने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ऐसे कैसे रहने देते हैं, एक बार आप इसको देख लो, मैं दोबारा समझा देता हूं पुल वाला एक बार, फिर आपको वापस से पुश का समझाऊंगा। फोर्स यहाँ था, पुलिंग फोर्स था, इसके दो कंपोनेंट आए, साइन थीटा कॉस थीटा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन था, नीचे एम जी ऊपर एन। तो हमने दो इक्वेशन बनाई, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस किया, फिर वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस किया। हॉरिजॉन्टल में था एफ कॉस थीटा बराबर में था म्यू एन, और वर्टिकल में था एन प्लस एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ, और उसके बैलेंस कर रहा था नीचे की तरफ एम जी। तो हमने लिखा एन बराबर एफ साइन थीटा, इधर आ जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये एन की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 में रख दी। इक्वेशन में 1 रखने के बाद हमारे पास ये कुछ मिला, क्योंकि म्यू से इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन दिखेगी। तो एफ कोस थीटा माइनस म्यू एफ साइन थीटा बराबर म्यू एम जी, तो यहां से एफ कॉमन आ गया, कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बराबर म्यू एम जी, तो ये म्यू एम जी और ये बाकी सब इसके नीचे आ गया। म्यू को मैंने लिखा एंगल ऑफ फ्रिक्शन 10 लेमडा, कल हमने इसको लास्ट लेक्चर में हमने इसको प्रूव किया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो इसके पहला वाला जो पार्ट 1 है उसमें जाके जरूर देख लेना। फिर उसको सिंप्लीफाई किया बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा करके, और हमारे पास पुलिंग फोर्स आ गया एफ इज इक्वल्स टू साइन लेमडा एम जी अपॉन कॉस लेमडा प्लस थीटा। थीटा यहाँ पे एंगल है जिस पर हमने फोर्स अप्लाई किया है एफ। अब क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी लिमिटेड ही है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ काटा पुटा सब, है ना, इस जगह पे हो जाएगा, ज्यादा अलग नहीं है। अब मैंने फोर्स लगाया है ऐसे, पुश कर रहा हूं मैं। जब मैंने पुशिंग फोर्स लगाया, पुशिंग एंगल अगेन थीटा ही लेंगे, बाकी सारी चीजें सेम है, कोफिशिएंट का फ्रिक्शन भी म्यू है ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी म्यू है, फोर्स है एफ थीटा है, तो इसमें क्या होगा,
इस कंडीशन में जो कंपोनेंट्स आएंगे ना, वो कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ एफ साइन थीटा और आगे की तरफ एफ कॉस थीटा, ठीक है ना। पीछे की तरफ आ जाएगा एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, नीचे आ जाएगा एम जी और ऊपर आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन एन। ये सारे फोर्सेस आ गए, ये वाला आ गया नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वर्टिकल फोर्सेस की, नहीं, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो एज इट इज ही रहेंगे, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एन, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एन। अब देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मारूंगा, आप समझो। यहां पर अगर देखें, देखिए इस जगह पे ये फोर्स ऊपर की तरफ है एफ साइन थीटा, बट यहाँ पे इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है तो ये mg में ऐड होगा, तो मैं लिखूंगा n बराबर, इसको इक्वेशन 1 कह दिया, ये है वर्टिकल फोर्स है। n इज इक्वल्स टू ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू नीचे वाले फोर्स, नीचे दो हैं f साइन थीटा और mg, तो f साइन थीटा प्लस का mg, ये दो फोर्सेस है जो नीचे की तरफ है। अब सोचिए अगर ये इक्वेशन 2 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई, f साइन थीटा प्लस mg, f साइन थीटा प्लस mg को मैं रख दूंगा तो आ जाएगा f cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू n, n की जगह आएगा f साइन थीटा प्लस mg, ठीक है। अब आप इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, इसको देखिए f cos थीटा यहां पे माइनस है और यहां पर क्या है प्लस, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, तो यहां पे जहां पे माइनस है बीच में, यहां पे प्लस कर दो, ये प्लस कर दो, ये प्लस कर दो, ये प्लस और ये प्लस। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट मार लिया है क्योंकि जगह कंस्ट्रेंट है, मेरे पास थोड़ी सी जगह होती है यार, है ना, इसलिए। बाकी कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, चेंज कहाँ आएगा, वहां आएगा। यहां देखिए कॉस ए कॉस बी, माइनस की जगह आ गया प्लस, साइन ए साइन बी, तो जो एफ पुल आएगा, एफ पुश, वो आएगा साइन लेमडा एम जी अपॉन अपॉन, माइनस की जगह प्लस किया था तो प्लस की जगह क्या कर देंगे माइनस, तो हो जाएगा कॉस लेमडा माइनस थीटा, लेमडा माइनस थीटा। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये पुल वाला फोर्स है, ये है पुलिंग फोर्स, लिख देता हूं मैं, ये है पुल और ये है पुश। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा फोर्स इजी रहता है, किसी चीज को पुल करना आसान है या किसी चीज को पुश करना आसान है। तो पुलिंग और पुशिंग में आपको डिफरेंस अभी पता लग जाएगा। अगर हम फोर्सेस को देखें, देखिए एफ साइन लेमडा एम जी, साइन लेमडा इंटू एम जी, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये फोर्सेस में ये वाला पोर्शन सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक तरफ है कॉस लेमडा प्लस थीटा और दूसरे वाले में है कॉस लेमडा माइनस थीटा। अब अगर हम फोर्सेस के बारे में समझें तो ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर कुछ भी डिसाइड नहीं करेगा, डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा, कॉस लेमडा माइनस थीटा और कॉस लेमडा प्लस थीटा डिसाइड करेगा कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। जब कॉस में एंगल बड़ा होता है, मान लीजिए लेमडा की वैल्यू है 60 और थीटा की वैल्यू है 30, तो 60 और 30 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, जबकि 60 में से 30 जाएगा तो ये बचेगा √3/2 विच इज लेस देन 1, है ना। तो समझने वाली बात ये है कि जहां पर एंगल छोटा है, सॉरी हाँ, √3/2, ये कॉस 30 हो जाएगा, सही है। तो जहां पर एंगल छोटा है वहां पे फोर्स बड़ा आएगा, ये वैल्यू छोटी है ना, ये वैल्यू छोटी है, यानी कि ये वैल्यू है इससे कम, कॉस लेमडा प्लस थीटा इज ग्रेटर देन कॉस लेमडा माइनस थीटा। तो क्योंकि ये बड़ा है तो फोर्स कम लगेगा, तो मैं कह सकता हूं एफ पुल इज लेस देन एफ पुश। इसका मतलब हो गया पुल करना किसी चीज को, पुलिंग इज इजियर
देन पुशिंग। किसी भी चीज को पुल करना ज्यादा आसान होता है किसी चीज को पुश करने के मुकाबले। कहने का मतलब क्या है, मैं एक बार और आपको पिक्चराइज कराता हूं कि अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के खींचते हुए लेके जाऊं और या फिर मैं इसको यहां से ऐसे धक्का देते हुए लेके जाऊं तो ऐसे खींचते हुए ले जाना आसान होगा एज कंपेयर टू धक्का देते हुए लेके जाने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे मिनिमम कितना फोर्स लगाया जाए कि वो ऑब्जेक्ट चलने लग जाए। किसी ऑब्जेक्ट पर कितना मिनिमम फोर्स लगाया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट चलने लगे। तो आप बोलोगे कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को चलाने के लिए जो मिनिमम फोर्स होता है एफ मिनिमम, वो होता है म्यू एम जी या फिर म्यू इंटू एन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्या यही मिनिमम फोर्स होता है? क्या मैं इससे कम फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट को चला सकता हूं? चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो बिल्कुल बात सही है कि इतना फोर्स हमें मिनिमम रिक्वायर्ड है टू स्टार्ट मोशन। बट इससे भी कम फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट को चलाया जा सकता है। इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन जहां पे मैंने ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको रिड्यूस कर दिया। नॉर्मल रिएक्शन को कैसे रिड्यूस किया? मैंने यहां पर एक पुलिंग फोर्स लगाया F, जैसा कि हमने 1 मिनट पहले ही सीखा है कि अगर हम किसी एंगल थीटा पर पुलिंग फोर्स लगाते हैं तो हमारा एफर्ट रिड्यूस हो जाता है, कम फोर्स लगा करके हम ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं। तो देखिए यहां पर म्यू एन है, अभी मैं प्रूव कर दूंगा कि म्यू एन से भी कम फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट को कैसे चलाएंगे। तो मैंने फोर्स लगाया है F, एंगल थीटा है, ये हो जाएगा F cos थीटा, जैसा कि अभी हमने सीखा है ये हो जाएगा F sin थीटा। नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा n और इधर लगेगा फ्रिक्शन यानी कि म्यू एन, फ्रिक्शन म्यू इंटू एन। ठीक है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो फ्रिक्शन है एफ आर वो बराबर है एफ कॉस थीटा के, है ना, यानी कि मैं कह सकता हूं म्यू इंटू एन के। एफ कॉस थीटा बराबर है म्यू एन के, तो मैं लिख सकता हूं इक्वेशन 1, ये आ गया हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में क्या होगा, जैसा भी हमने सीखा था, n इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये इक्वेशन 2 हो गई। n की वैल्यू रख दो तो f आ जाएगा f cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू n, ये है n, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यानी कि जो हमारे पास f cos थीटा है, इसको मैं और सॉल्व कर लेता हूं। f cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, ये सेम टू सेम डेरिवेशन जा रहा है, अभी तक कुछ बदला नहीं है। अगर अब इसको और आगे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं यहां पे f इज इक्वल्स टू सॉरी f cos थीटा इज इक्वल्स टू दिस f cos थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम म्यू कॉमन ले लें, सॉरी f कॉमन ले लें तो आएगा म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये हमारे पास फोर्स आ गया। अब ये फोर्स मिनिमम कब होगा? किसी भी फंक्शन के मिनिमम की या मैक्सिमम होने की हमने कंडीशन जानते हैं हम। एफ मिनिमम होगा जब व्हेन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा ये मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि म्यू एम जी तो चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन, हम लिखेंगे डी दिस
cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा अपॉन डी थीटा शुड बी इक्वल टू 0। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बराबर 0, म्यू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा और म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा। भैया कॉस थीटा नीचे चल जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा। अब आप ये समझिए कि म्यू बराबर टेन थीटा बराबर है म्यू टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू अपॉन 1 कह सकता हूं, म्यू अपॉन 1। यानी कि भैया जी ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि म्यू अपॉन इन दोनों का हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये बेसिक, एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज आप पहले भी कई बार कर चुके होंगे। और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 सही है, इसको हटाता हूं। तो हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, वैल्यू रख दो यहाँ पे, एफ इज इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा रखेंगे सबसे पहले, कॉस थीटा ये रहा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस म्यू, म्यू अपॉन दिस, तो म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो हो जाएगा म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं इसको, ये भाई ऊपर चल जाएगा ना एलसीएम की पावर 1/2, सोचिए यहाँ पे पावर है 1, तो बचेगा म्यू एम जी अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। तो मिनिमम फोर्स जो मुझे रिक्वायर्ड है इतना है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये म्यू एम जी ज्यादा है कि ये ज्यादा है, तो आप कहोगे म्यू एम जी ज्यादा है, क्योंकि म्यू एम जी में हमने किसी ना किसी चीज का डिवाइड किया है, और जब डिवाइड करेंगे तो कम हो जाएगा ना वैल्यू। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है इतना, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल में फोर्स ना लगाकर हम किसी एंगल थीटा पर फोर्स लगाएंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी कम वैल्यू पर हम ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम वैल्यू पर भी हम ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं। ये उसका सिंपल सा प्रूफ है।